बच्चों, मेरा नाम शिव कुमार पाठक है। मैं राजकीयकृत मध्य विद्यालय हुरहुरी, प्रखंड रातू, जिला रांची में कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं आप सभी को व्याकरण का एक पाठ समास के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि बच्चे अक्सर कहते हैं कि समास सर पढ़ते हैं परंतु कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। इसी समस्या का निदान के लिए मैं आज आप सभी को बिल्कुल सरल तरीके से समास को कैसे समझेंगे, इसका कंसेप्ट कैसे क्लियर करेंगे, आज मैं बतलाने जा रहा हूं। चलो हम लोग समास पढ़ते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है। बच्चों, ये शाब्दिक अर्थ इसका संक्षेप ही होता है। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पद मिल करके एक पद बन जाता है। समास को एक पदी भाव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई पद मिल करके एक पद बन जाते हैं, इसलिए एक पदी भाव के नाम से भी जाना जाता है। तो अब समझ गए कि समास का वास्तविक क्या अर्थ है। इसका संक्षेप करना, यानी कई पदों को मिला करके एक करना। तो समास के बारे में हम आगे जाने। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास। और जो तीन समास के बारे में और आपको हम बतलाएंगे कि कर्मधारय समास, द्विगु समास और नई समास, ये वास्तविक में तत्पुरुष के उपभेद हैं। तो मुख्यतः समास के चार ही भेद होते हैं। तो चलिए हम लोग अब समास को सरल तरीके से कैसे समझेंगे, अपना जानेंगे, समझें। मान लो कि अरुण और वरुण नाम का दो लड़का है, यानी ए और बी नाम का दो लड़का है। अगर दोनों में आपस में कुछ झगड़ा होता है या तो क्या क्या परिणाम हो सकता है, कल्पना करना है। यदि मान लो ए जीत गया तो बी क्या होगा, हार जाएगा। और अगर बी जीत गया तो ए हार जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ए भी लड़ते रहे और बी भी लड़ते रहे, यानी ना ए हारा ना बी हारा, यानी दोनों अभी भी जीते हुए हैं। और चौथा परिणाम क्या हो सकता है कि ए हार गया परंतु हारते हारते वह बी को भी हरा दिया, यानी ये दोनों हार गए। ये चार परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी को मान ले कि जो पहला ए है उसको पूर्व पद मान ले और दूसरे को उत्तर पद, यानी समास में दो पद होते हैं। तो पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। अब देखिए कितना परिभाषा, कितना आसान हो गया। अब समझना कि अव्ययी भाव समास का परिभाषा निकाल लेंगे कि अगर राइट चिन्ह जो लगा हुआ रहेगा वो चिन्ह उसके प्रधानता को बतलाएगा। यानी अगर राइट चिन्ह लगा हुआ है तो प्रधान हुआ और राइट चिन्ह नहीं है तो प्रधान नहीं है। यानी देखिए इसमें अव्ययी भाव में राइट किस में लगा हुआ है, पूर्व पद में लगा हुआ है। तो हम परिभाषा कैसे लिखेंगे, जिस समास के पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बिल्कुल आसान हो गया। जैसे उदाहरण देखिए, प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब कि अगर हम ये इसको कहें कि अगर कोई बच्चा प्रतिदिन स्कूल आता है तो यहाँ पर देखिए एक प्रति शब्द है, एक दिन शब्द है। तो प्रति जो पूर्व पद है और दिन उत्तर पद है। तो अगर हम कहेंगे प्रतिदिन बच्चा स्कूल आता है तो यहाँ दिन प्रधान नहीं हुआ, ये प्रत्येक प्रधान हो गया। और उसी तरह यथासंभव, उपनदी। देखिए उपनदी जो है इसका उप का अर्थ होता है पास और नदी का नदी, यानी पूर्व पद इसका उप है और उत्तर पद इसका नदी है। यानी अगर हम कहेंगे कोई उपनदी है यानी नदी के पास बैठा हुआ, इसमें नदी प्रधान नहीं है, उप प्रधान है। तो देखिए ये समझ में आ गया कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव कहलाता है। अब देखिए अब दूसरा समास में आते हैं, तत्पुरुष में आते हैं। अब इसमें राइट चिन्ह किस में लगा हुआ है, इसमें उत्तर पद में लगा हुआ है, यानी इसका प्रधान कौन पद होगा, उत्तर पद होगा। तो अब इसका परिभाषा हम आसानी से लिख सकते हैं कि जिस समास के उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, राजकुमार। तो देखिए यहाँ दो पद है, एक पहला पद है राज और दूसरा कुमार है, यानी पूर्व पद राज है और उत्तर पद है कुमार। तो राजा मतलब राज मतलब राजा और कुमार मतलब उनका पुत्र। अगर हम ये कहें कि राजकुमार आ रहे हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि कौन आ रहे हैं, राजा तो नहीं आ रहे हैं, उनका पुत्र आ रहे हैं, यानी कुमार यहाँ पर
प्रधान हो गया। इसका मतलब उत्तर पद इसका प्रधान है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिए मास पूर्व। यहाँ पर देखिए ये पूर्व मतलब पहले, अब मास मतलब महीना, तो यहाँ पर ये पूर्व शब्द यहाँ प्रधान है, ये पद प्रधान है। अब एक ये तीसरा उदाहरण है राजपुरुष। तो राजपुरुष का मतलब हुआ राजा का व्यक्ति। अगर हम ये कहें कि राजपुरुष आ रहे हैं तो इसमें कौन आएंगे, राजा आएंगे कि उनके आदमी आएंगे, यानी उनका व्यक्ति आ रहा है। तो देखिए हम ये समझ में आ गया तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान वाले को ही कहते हैं। अब तीसरा आइए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बिल्कुल आसान है। यहाँ राइट चिन्ह हमारा किस में लगा हुआ है, दोनों में लगा हुआ है। इसका मतलब कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान है। तो हम इसका परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण देखिए माता पिता, राम सीता, गंगा जमुना। तो देखिए यहाँ पर छोटा सा डैश है, इसका अगर इसको हम लोग किसी समास को अगर विग्रह करते हैं यानी तोड़ते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं समासिक विग्रह। तो यानी अगर इसको विग्रह करेंगे समासिक विग्रह तो इसका अर्थ होगा माता और पिता। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ें। अब आते हैं चौथे नंबर यानी बहुब्रीहि समास। तब देख रहे हैं इसमें ना ए जीता है ना बी जीता है, दोनों हार गया है समझिए। तो इसका मतलब हुआ कि ना इसका पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है। तो जिस समास का कोई पद प्रधान ना हो तथा अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी अगर कोई दो पद प्रधान नहीं होगा तो निश्चित है कि कोई अन्य पद ही प्रधान होगा। तो चलिए इसका उदाहरण लेते हैं चंद्रशेखर। शेखर मतलब सिर, चंद्र मतलब चंद्रमा। जिसके चंद्र सिर पर चंद्रमा हो तो देखिए चंद्र हुआ पूर्व पद और शेखर हुआ उत्तर पद। तो इसमें इसका ये दोनों पद प्रधान न होकर के एक तीसरा यानी अन्य पद हुआ शिव, यानी इसका अर्थ हो गया शिव। उसी तरह लंबोदर, लंबा उदर, लंबा हो उदर जिसका, तो यहाँ न लंबा प्रधान है न उदर प्रधान। उदर मतलब पेट होता है, लंबा मतलब लंबा, यानी इसका अन्य पद प्रधान है गणेश। उसी तरह पंकज, पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला। तो यहाँ न पंक प्रधान है न ज प्रधान है यानी जन्म प्रधान है, बल्कि एक तीसरा या अन्य पद प्रधान हो गया कमल। तो इस तरह से हम लोग देखिए ये राइट चिन्ह के आधार पर उसकी पदों का प्रधानता दिखला सकते हैं। अगर क्रॉस चिन्ह लगा हुआ तो यानी वो पद प्रधान नहीं होगा। इस तरह से हम लोग चारों समास के बारे में अपने आप परिभाषित कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कर्मधारय समास, जो तत्पुरुष के उपभेद है। कर्मधारय समास के बारे में इसे उपमा और उपमेय समास कहा जाता है। अब समझिए कि उपमा और उपमेय क्या होता है, हम उदाहरण में आपको समझा देंगे। चलिए इसका परिभाषा हम लोग समझे कि उपमा और उपमेय से संबंधित पदों को कर्मधारय समास कहते हैं। माने जिस समास में एक पद उपमा हो और दूसरा पद उपमेय हो उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण आइए चंद्रमुखी। देखिए यानी मुख की तुलना चंद्रमा से किया गया है, यानी चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर जिससे तुलना की जाती है उसे उपमा कहते हैं और जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं। यानी मुख का तुलना चंद्रमा से की जा रही है इसलिए चंद्रमा उपमा हुआ और मुख उपमेय हुआ। उसी तरह कमल नयन, कृष्ण सर्प, इस तरह ये कर्मधारय समास हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब द्विगु समास की ओर। द्विगु समास को भी जानना पहचाना बिल्कुल आसान है, ये भी तत्पुरुष का उपभेद है। द्विगु समास पूर्व संख्या पदी समास कहलाता है। यानी इस समास का पहचान यही है कि जो इसका पूर्व पद होगा उसमें हमेशा संख्या होगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में इसके जाने कि जिस समासिक पदों के पूर्व में संख्या हो उसे द्विगु समास कहते हैं। कितना आसान हो गया कि इसका उदाहरण देखें। चौराहा यानी चार राहों का समूह। पहला जो पूर्व पद है ये चौ है यानी चार हुआ, राह मतलब रास्ता। तो यहाँ पर देखिए पहला पद यानी पूर्व पद इसका संख्या पदी है। उसी तरह दूसरा उदाहरण त्रिभुज देखिए। त्रिभुज में भी पहला पद त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, तो यहाँ भी पहला पद संख्या है। अब पंचतंत्र, पांच तंत्र, ये भी देखिए पहला पद इसका पंच यानी पांच है, पांच तंत्रों का समूह। तो इस तरह से द्विगु समास के बारे में हम लोग जान जाएंगे कि जिसका पूर्व पद में संख्या हो वह द्विगु समास कहलाता है। अब आते हैं एक अगला समास यानी नई समास। नई समास भी तत्पुरुष का उपभेद है और नई समास के बारे में जानना पहचाना बिल्कुल आसान है। देखिए
नई में नहीं अर्थ वाले पदी समास, इसको नहीं अर्थ वाले पदी समास कहते हैं, यानी नहीं अर्थ वाले अव्यय पदों को नहीं समास कहते हैं। इसका परिभाषा बिल्कुल आसान है कि नहीं अर्थ वाले अव्यय पदों को नहीं समास कहते हैं, यानी इसका अर्थ ही है कि जिसका अर्थ होगा नहीं जुड़ा हुआ रहेगा। जिस उदाहरण देखें तब समझ में आएगा। अज्ञान, अज्ञान का मतलब हुआ न ज्ञान, उसी को अज्ञान कहेंगे, यानी न शब्द आया, न मतलब नहीं। अब अगला उदाहरण देखिए, अधर्म, अधर्म मतलब न धर्म, यानी अधर्म, उसी को अधर्म कहेंगे जिसमें धर्म नहीं है। तो न शब्द आया, यानी नहीं शब्द का यहाँ योग हो रहा है। अयोग्य, अयोग्य मतलब न योग्य। तो इस तरह से नहीं जिसके अर्थ होगा इसी को हम लोग नहीं समास करते हैं। अब समझ में आ गया कि देखिए 4 पद में हम लोग इस तरह से ए और बी में बांट करके उत्तर पद और पूर्व पद को प्रधानता दिखलाते परिभाषित कर सकते हैं, और ये 3 समास का अलग से। तो चलिए बच्चों, आपको उम्मीद है कि समास समझ में आ गया होगा। तो क्यों ना हम लोग कुछ गृह कार्य कर लें। आपको गृह कार्य के लिए भी हम प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए ये आपको बतलाना है कि गृह कार्य में दे रहे हैं प्रश्न, इसको आपको गृह कार्य के सामने किस समास का ये उदाहरण है ये आपको यहाँ भरना है। तो चलिए हम आपको सुना देते हैं कि क्या क्या गृह कार्य है। पहला है राजपूत, धर्मच्युत, अनुपकार, अनुरूप, यथाशक्ति, दशानन, पंचपात्र, नीरज, गौरी शंकर, मधुर वचन, सुंदर नारी, श्वेतांबरा, घनश्याम, पंचभुज। तो आप समझ गए कि गृह कार्य भी आपको करना है।